अगर हम कहते हैं कि ये सिस्टम भी ख़राब है और ये मौजूदा निज़ाम भी ख़राब है, नहीं चल रहा, हमें ऑप्शन के तौर पे इमरान खान नज़र आते हैं, लेकिन मौजूदा जो इकनॉमिक हालात इतने ख़राब हुए हैं वो इमरान खान की सेल्फिश इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी। जब उनको पता चल गया था मेरी कुर्सी चली गई, ही स्टिल इज़ नॉट एक्चुअली अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट, बट ही ओनली वांट्स कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। पर अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इमरान खान के बयानियों को दफन करना है या बाकी मामला को देखना है, तो भाई कहीं ना कहीं तो लाके खड़ो करो बराबरी की तरफ। अभी जब ये इमरान खान को गिराया और 2023 में मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, मैं इनमें नहीं जाता कौन करने वाला या क्या नहीं है करने वाला। जमहूरी निज़ाम के अंदर ये कौन डिसाइड कर सकता है कि इस हुकूमत को 3.5 साल बाद हमने हटा देना और ख़त्म कर देना है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो। इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया शहजाद अकबर की जगह लगाने के लिए। ये मुलाकात तो इतनी खुफिया कि ना मिलिट्री सेक्रेटरी था ना आजम खान था मीटिंग के। जब मैंने मैसेज भेजा तो ठीक 2 मिनट फ़ोन आ गया कि आपने खान साहब के पर्सनल नंबर पे मैसेज क्यों किया। मैं फिर समझ गया वहाँ मामला सारा। मैं क्या ये ऐसा हूँ तुड़ जाना है, दिन रह गए थोड़े। मैं क्या नहीं, जो आपने खान साहब के पर्सनल नंबर पे मैसेज किया था उसका भी एक्सेस था। तो मैं हैरान था इसको कैसे पता लग गया। तहरीक इंसाफ को मैं कहता हूँ कल हुकूमत दे दो। इकोनॉमिक प्लान क्या आपके ख्याल में इनके पास है? याद रखिएगा, बोझ इंसान कितनी देर उठा सकता है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने बोझ बड़ा उठा लिया इस गवर्नमेंट का। 27वीं तरमीम का देखें ना, एक तो ये है कि बड़े सूबों को कंट्रोल करना जरा बड़ा मुश्किल, यानी वो निज़ाम के ऊपर ग्रिप ज़्यादा करना चाहते हैं। ये वाला जो इफ्तिखार चौधरी का रहा है ना, इसने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आप शुरू में आप उनके साथ थे, राइट? जस्टिस लोकर से पहले। या ऑफ कोर्स आई हैज एक्टेड एज ए मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार। तो इसलिए क्रिटिसिज्म अक्सर किया जाता है आपके हवाले से। बिल्कुल, और उसकी वजह भी से, और वजह दुरुस्त है, क्योंकि यार मैं उन लोगों में से हूँ यार जिसने अपने यानी मैंने वकालत छोड़ दी थी यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट नार। मेरे साथ आज माहिर कानून मौजूद हैं। कौन से माहिर कानून हैं? अजहर सिद्दीक एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको देखा और खुशी हुई। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशंस के एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हो आप। और वैसे तो कह तो रिजाल बहुत है, लोगों की मेन मीडिया स्ट्रीम से तवक्कुआत उठ गई हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है, और अच्छे लोगों की गुंजाइश आज भी मौजूद है, एंड यू आर वन ऑफ द एडिशन। सर बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। आगाज़ इतना मोहब्बत भरा हो तो सवाल वैसा ही होना चाहिए लेकिन बदकिस्मती से इतना मोहब्बत वाला सवाल है नहीं। बिकॉज सर मुझे लगता है जो ख़बरें बताती हैं और हवा जो दिखाती है वो ये कि मौजूदा जो आपका कोalition सेटअप है शायद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, शायद थोड़ा वक्त रह गया उसके बाद। अच्छा, ये भी बड़ी राज की बात है। मैं असेसमेंट बहुत पहले दे चुका हूँ इस बात की। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, मैं बड़ी वजाहत के साथ बता दूँ, मैं इसकी असेसमेंट बहुत पहले दे चुका हूँ। आज से नहीं मैं कह रहा, मैं अप्रैल से बात कह रहा हूँ। क्या टाइम पूरा हो गया? ओ या ऑफ कोर्स। मैं देखिए, मैं मिसाल, देखिए मेरी बात सुनिएगा, याद रखिएगा, बोझ इंसान कितनी देर उठा सकता है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने बोझ बड़ा उठा लिया इस गवर्नमेंट का। मैं एस्टैब्लिशमेंट की, उनका अपना एक स्टाइल है, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस हैं, जो मर्जी हैं। यानी मैं पहले दिन से कह रहा था कि ना इनके पास कैपेसिटी है ना एबिलिटी है। और अगर देखें आपने मिसाल के तौर पर, अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि इमरान खान के बयानियों को दफन करना है या बाकी मामला को देखना है, तो भाई कहीं ना कहीं तो लाके खड़ो करो बराबरी की तरफ। अच्छा चले, मुझे मिसाल के तौर पर इमरान खान के खिलाफ करप्शन के बड़े केसेस का तज़किरा किया, उस्मान बुज़दार के अगेंस्ट, फराशिदार, किस किस के खिलाफ इतने जिक्र किए, कोई एक केस दायर किया करप्शन का। ये मैं कहानी मुझसे ज़्यादा बेहतर कहानी कौन सी समझता है? 190 मिलियन पाउंड केस, 171 कोई करप्शन का केस नहीं। मैंने उसकी एक एक फाइल पढ़ी, एक एक पर्त देखा हुआ। आप तोशा खाना आ जाएँ, कोई करप्शन का केस नहीं। जो कि तोशा खाना की तफसीलात जो है वो मैंने हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी, वो डिटेलें मैंने निकलवाई हैं। आज इंटर कोर्ट अपील अगर पेंडिंग पड़ी हुई है तो यानी तस्वीर का एक रुख देखना है। ये जब मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने फैसला किया कि इमरान खान को गिराना है, मैं उसका ऑपरेशन रजीम चेंज का आज भी नाम देता हूँ। गिराने के बाद आपको कमोबेश उसके करीब तरीन लोग लाने थे, या वो ऐसे लोग लाने थे कि जो एक नरेटिव बिल्ड कर सकते। ट्रांसपेरेंसी जो मर्जी आप कह दें, इमरान खान के दौर में अगर करप्शन होती तो ये 3.5 साल का बड़ा एक टाइम है। अच्छा, मैं एक और कैलकुलेशन आपके सामने बता दूँ, बड़ी मज़ेदार है। ये मेरी अपनी, मैं आज से बात नहीं ये कर रहा, मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूँ।
जनरल ज़ियाउल हक के बाद जब सिस्टम ये आया तो सिस्टम ये हमेशा 18 से 22 महीने कैलकुलेटेड पीरियड है। जो गवर्नमेंट आई वो इससे ज़्यादा वक्त पूरा नहीं कर सके। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद ये पीरियड बढ़ के 3-3.5 साल का हो गया। अब तारीख उठाकर देख लें, यानी आज की बात नहीं कर रहा। इमरान खान भी 3.5 साल से ज़्यादा नहीं निकाल सके। नवाज शरीफ आ जाए उससे पहले वो कितना अर्सा निकाल सके। उससे पहले अगर आ जाएं जब पीपल्स पार्टी आ जाए, यूसुफ गिलानी, हालांकि वो यूसुफ गिलानी मेरी पटेजर के ऊपर या लायल हुए थे, मैंने तो कल टैप की। और इसी आजकल उसी जजमेंट का तस्करा होता है, उसको उठा कर देख लें, बाकी उठा कर देख लें। अगर कोई भी यानी अगर जमहूरी सेटअप भी आया, अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी सेटअप लेके आया, तो टाइम पीरियड जो है वो ये कोई बात नहीं करेगा। याज़र सिद्दीक है पाकिस्तान के अंदर जिसने कैलकुलेटेड बात की, और आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ। अब 3.5 साल इनके हो गए हैं पूरे। ठीक है, अप्रैल में मैंने ये बात कही थी और मैंने कहा था इमरान खान की जो ज़मानतें हैं ना, ये खींच के जिस तरह मर्जी लेके जानी हो, कितनी ले जाएंगे, छुट्टियां गुजार लेंगे। सितंबर जो है ना, ये सितमगर होगा। इंटरेस्टिंग। मैं फिर दोहराता हूँ इस बात को, सितंबर जो है ना, ये सितमगर होगा। सितंबर के अंदर आप तब्दीली की ये बातें सुनना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी कैलकुलेटेड बात है। मैं मुझे कहूँ कि मेरे पास खबर है नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं, मैं कोई खबर नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे कौन से एस्टैब्लिशमेंट से आजकल राब्ते हैं। जनरल फैज़ के दौर में मैं बिल्कुल जनरल फैज़ से दोस्तियाँ भी थी, बाकी बातें भी थी, मैं इमरान खान के साथ भी था, तो एस्टैब्लिशमेंट की कुर्बत रही है मेरी। मैं ये कहूँ कि नहीं कुर्बत रही है मेरी। लोग सवाल करते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट का दौर आया, तुम इधर क्यों खड़े हो। सवाल मेरा ये नहीं है, मेरा नुक्ता नज़र बड़ा मुख्तलिफ है। मुझे देखें, जब तक आप इस मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे, लाक़ानूनियत के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे, सारे मुझे आप करीब देखें, जब मेरे मुल्क की बात आएगी, कोई ऐसे हालात और वाक़यात आएंगे अदलिया के आज़ाद, मैं खड़ा हूँगा वहाँ। जब मैं देखूँगा कि नहीं ऐसा है, तो मैं फिर साइड, बड़ी साफ सी बात है। और मैं कोई यानी वो दूसरी बात जो है ना, कोई लोगों के है, आप बड़ी लिस्टें सुनते रहे हैं, कोई इतने पैसे मिलते रहे, किसी को इतने पैसे मिलते रहे, कोई यहाँ चलता रहा। अजहर सिद्दीक ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। अच्छा, मैंने मिसाल के तौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो केस था, वो आइडिया मेरा था। That was my idea कि वो पटिशन लाहौर हाई कोर्ट आनी है, फिर किस तरह करना है और किस तरह मैनेज करना है। मैनेज से मुराद ये नहीं है कि जजेस को मैनेज करना है, यानी जो बात मैं पॉइंट लेके आऊँ, जो पॉइंट उठाए गए, जितना डाटा लाया गया, और आप मैं इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो दौर था ना, वो ज़रा समझना है। एक बात, अनोखी बात आपके सामने कर दूँ। एक एरा है इफ्तिखार चौधरी एरा, समझना है आपने, लॉयर्स मूवमेंट वाला एरा, और वो सारा उसमें आप फोर फ्रंट पे रहे। हाँ, और मैं बता दूं, उसमें वो एरा है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का एरा, ये समझ लीजिएगा, बड़ी वजह। और मैं यानी इसमें मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं साबित भी कर सकता हूँ। एक एरा दूसरा है कि जो एंटी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कह दें आप, या समझ लें अमेरिकन से ज़रा दूर एड के एरा रहा। और वो एरा जो है ना, वो एरा कई दफ़ा हावी रहा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है, वो एक दौर में हावी रहा। वो एंटी अमेरिकन, यानी एक स्टेज पे अमेरिकन भी साथ थे उसके साथ, लेकिन एक्चुअली इट वाज एन एंटी अमेरिकन एरा। मुशर्रफ दौर, हाँ सर, फॉर नंबर ऑफ रीजंस। देखिए मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर में हमने अमेरिका के लिए विद और विदाउट अस में उनके साथ गए। देखिए वो वजह वो और हैं, और उसके पीछे कहानी कुछ और है। वो किसी वक्त में वो लंबी कहानी हो जानी, मैंने सिर्फ आपके सामने कैलकुलेटेड चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, मुशर्रफ को किसने उतारा, ये ज़रा समझना है बात आपको। ठीक है, अगर आप जनरल ज़ियाउल हक के बाद वहाँ दौर में आ जाएं, जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, एरा था, उसको उतारने वाले कौन लोग थे। मैं किसी साने की तरफ नहीं जा रहा मैं बात को। इसी तरह यहाँ अगर बैठकर उठाकर देखें तो आपको समझ आ जानी चाहिए बात क्या है। मैंने लॉयर्स मूवमेंट में सीखा बहुत कुछ। देखिए तसलसल मैं आपके सामने रखता हूँ। इफ्तिखार चौधरी के बाद जो तसलसल आया ना, उसके बाद वो इफ्तिखार चौधरी के हाथ से बात निकल गई थी। शौकत सिद्दीकी ने जो इतनी बातें की, इस्लामाबाद लोग कहते थे क्या करता, मैं कहता इफ्तिखार चौधरी का आदमी। काजी फाइसा किसका आदमी था, इफ्तिखार चौधरी का लाया गया आदमी था। यहया अफरीदी साहब जो हैं किसका था, वैसे तो बाकी दौर भी वही दौर लेके आए थे। यहया अफरीदी भी उसी दौर का। और मैं कई जजेस के नाम जानता हूं जो सारे मामलात में वो इफ्तिखार चौधरी कह रहा था कि उस दौर के अंदर जो है जजेस भर्ती हुए, 105 जजेस भर्ती हुए, बाकी जजेस को निकाला गया जुडिशरी को कंट्रोल करने के हवाले से। अब एरा में अब कोई ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं। अब 26वीं आईनी तरमीम जो एरा है वो इफ्तिखार चौधरी एरा ही चल रहा है, ये ज़हन में रख लें। इफ्तिखार चौधरी एरा ही चल रहा है। जजेस फिर भर्ती हुए हैं,
कौन से भर्ती हुए हैं, किसने भर्ती की हैं, वो सारी अपनी जगह किसी स्टेज पे खुल के आ जाएंगे आपको। ये वाला जो इफ्तिखार चौधरी का रहा है ना, इसने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आप शुरू में आप उनके साथ थे, राइट? जस्टिस लोकर से पहले। या ऑफ कोर्स आई हैज एक्टेड एज ए मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बार। तो इसकी क्रिटिसिज्म अक्सर किया जाता है आपके हवाले से। बिल्कुल, और उसकी वजह भी से, और वजह दुरुस्त है, क्योंकि यार मैं उन लोगों में से हूँ यार जिसने अपने यानी मैंने वकालत छोड़ दी थी यार, मेरे बच्चे स्कूल से उठा लिए थे मैंने। मैं तो एक एम के साथ, एक प्लानिंग के साथ, यानी इसके यार मुल्क को आगे लेके जाना, इसलिए लगा हुआ था उनके साथ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके पीछे एजेंडा क्या है। जब एजेंडा मुझे समझ आया तो मैं सेकंड लॉन्ग मार्च में साथ नहीं था इफ्तिखार चौधरी के, ये नोटेड डाउन। वैसे एजेंडा क्या सर समझ आया? समझ आ गया ना कि चाह क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या हो रहा है यार इस मुल्क के साथ। यानी आप जमहूरियत के हक में नहीं थे। इफ्तिखार चौधरी, मैं आज भी समझता हूँ ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ अ कंट्री। आज मैं देखे ना, मैं तो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट करने वाला आदमी हूँ, उसमें अगर देखा जाए स्टील मिल का सत्यानाश करने वालों में कौन थे, रेको डेका बिठाने वाले कौन थे। यानी ये वो एरा था जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, इन्वेस्टमेंट को जुडिशियल एक्टिविज्म ने सत्यानाश किया। जुडिशियल एक्टिविज्म तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए होनी चाहिए थी ना, अवाम की आसानी के लिए। लेकिन ये काम फिर कार के वो रेंटल के प्लांट आए, यानी अगर आप उठाकर देखें उसने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है, इकोनॉमिक नुकसान जो है ना। यानी उस एरा के अंदर अगर समझ रहे हैं, यानी मैं कई को जानता हूँ, मैंने मिसाल के तौर पर इफ्तिखार चौधरी ने एक और LPG लोकल प्रोडक्शन होती थी JJVL के नाम से, उसको बंद करवाया, वो कैंसिल कराया उस प्रोजेक्ट को। और क्या था कि बुनियादी तौर के ऊपर कि यहाँ जो फॉरेन डोमिनेंस है वो ज़्यादा हो सके। यानी आज अगर आप इंपोर्ट की तरफ आएँ, इंपोर्ट का फ़ायदा किसको है? पाकिस्तान को तो नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता किस बात का। पाकिस्तान को फ़ायदा एक्सपोर्ट का है, लोकल प्रोडक्शन के हवाले से। ये तो अब कुछ आके जो मौजूदा लोग हैं ना, इनको कुछ थोड़ा सी समझ आई है चीज़ों को, ये अब डाइवर्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स लोकल प्रोडक्शन के, लोकल चीज़ें कैसे बेहतर की जा सके इन्हें समझ आ रही है। ये इफ्तिखार चौधरी का एरा शुरू में था, अब मैं समझ रहा हूँ कि इफ्तिखार चौधरी का एरा शायद ये अब नहीं होगा या है नहीं। ये कोई नया एरा लेके आए हैं, जुडिशरी को कंट्रोल करना, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन तारीखी तौर पर मैं तो यार मैं वो आदमी हूँ कि जिसने 16.5 लाख मैसेजेस SMS के ज़रिए किए। 16.5 उस वक्त जब एक मैसेज भेजना होता था, आप ग्रुप मैसेज नहीं भेज सकते थे, हर मैसेज मैं अपने हाथ से भेजता था। और मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने मेरे से रब्ता किया कि डाटा दें, मैंने सेव ही कोई नहीं किया था। मैंने मुख्तलिफ नंबर रखे हुए, तो मैं कहा मैंने कहाँ सेव रखना है। अच्छा। और मेरे साथ उस वक्त जाती आप देखें, मैं 26 दिन जेल रहा हूँ। नज़रबंदी के लोग, मैं उस वक्त नज़रबंदी बर्दाश्त की है मैंने 16 दिन। वो तो फिर इलेक्शन हुए, मैंने इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए, तो तब मैं बाहर निकला। अभी आप देख लें, अभी जब ये इमरान खान को गिराया और 2023 में मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, मैं इनमें नहीं जाता कौन करने वाला या क्या नहीं है करने वाला। मैंने उसमें कसूरवार शहबाज शरीफ के नाम पर्चे की, राणा सनाउल्लाह के नाम पर्चे की दरख्वास्त पड़े थे। यानी ये सारी वो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है। समझना अब ये है कि देखिए, इन लोगों को एतराज़ होगा इमरान खान के बारे में अपनी जगह पे। मैं समझता हूँ कि यार इस मुल्क को कोई ज़रूरत है, एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है कि जो ना, यानी यहाँ आप जो मर्ज़ी भी आप करना, यानी आपके पास जनरल बाजवा था ना, जनरल बाजवा चला रहा था ना हुकूमत किसी भी हवाले से, जिस तरह भी है। वो तो इमरान खान उस तरह नहीं चलने दी, अपनी जगह बात है। लेकिन अब चीज़ें खुल के आ गई हैं। आप उस दौर में वो रिज़ल्ट नहीं ले सके, आप गिरा के रिज़ल्ट क्या ले लेंगे आप इमरान खान को? आज बात को होती है ना, क्या ले लेंगे रिज़ल्ट आप? आज गिराया इमरान खान को ना, क्या रिज़ल्ट ले लिया आपने? वो ठीक है, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करूँ। फॉरेन पॉलिसी के एतबार से जो उनके फेवर में लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने इतनी बेहतर फॉरेन पॉलिसी देखी नहीं है तारीख़ में, है ना। ये समझना है ना इस चीज़ को। देखिए ना, वो इस्लामोफोबिया की बात की, कश्मीर की बात की उन्होंने, लोग प्रेजेंट एरा की लोग तारीफ़ करते हैं फॉरेन पॉलिसी की। नहीं, मैं पहले ज़रा उसके हवाले से बात करूँ, मैं इस तरफ आता हूँ, मैं इसके हवाले से आऊँगा। मैंने आज अगर इस हुकूमत के पल्ले पूछना है मुझसे, अगर क्या है इस हुकूमत के पल्ले, आप बता दें कोई पल्ले है? ये फॉरेन पॉलिसी कौन बनाने वाले हैं? तो फील्ड मार्शल ना साथ हो इनके साथ, आज जनरल आसिम अली, फील्ड मार्शल आसिम अली ना साथ हो, इनके पास फॉरेन पॉलिसी की है क्या? इनकी कौन मानता है?
नवाज शरीफ जो बड़ी बातें करता था, वो जिनकी उसके साथ दोस्तियां थी, अगर चाइना अगर टर्की के साथ दोस्तियां थी, अगर इंडिया में दोस्तियां थी, तो वो तो बिजनेस दोस्तियां थी ना सारी, वो तो पाकिस्तान के लिए दोस्तियां नहीं थी। है ना, उसको बचाने के लिए साथ रह रही है, अगर आ गया ये बाकी किसी लीडर के लिए आए कोई, वो तो बहुत एक बिजनेस इंटरेस्ट थे, कॉर्पोरेट सेक्टर था, सारा कॉर्पोरेट सेक्टर था। ये तो अगर आज जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साथ ना होते तो ये तो बैठ गए थे, इनमें कैपेसिटी ही नहीं है, ये तो खड़ा करने में उनका हाथ है। इसलिए इमरान खान कहता है कि उनसे बात करनी है, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, जो चला जो सारा सिस्टम रहे हैं, वरना तो इनके पास कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी नज़र आपको आ रहा है ना, और देखिए इनके पास गोल्डन चांस था। समझना है, मैं बड़ी बारीक एक बात आपके सामने कर लूँगा। इनके पास टाइम क्या है, यानी इमरान खान साहब का बयानिया गिराना था ना, अब एस्टैब्लिशमेंट में चॉइस और कोई नहीं थी ना, यही चेहरे मोरे लाने थे उन्होंने, ये चेहरे मोरे सारे इकट्ठे होकर आ गए, ठीक है, तो ये डिलीवर करते ना। ये तो लूट मार होती रही। मुझे कोई बताएं, कोई महकमा बता दें, कोई पुलिस बता दें, FI बता दें, एंटी करप्शन बता दें, यार कोई खुली छूट है यार। यानी अगर आज मरियम सफदर वहाँ गई है जापान, आज बड़ी तारीफें बता रही है, क्या जापान पहले नहीं था यहाँ, कभी पहले ख्याल नहीं आया, ये आज ही जापान का ख्याल क्यों आ गया? वो कार्ड सारे ज़ाया हो गए हैं। चाइना के अंदर जो कंपनियां बनती थी, ऑफशोर हालात बनते थे, पहले मुल्क से बाहर ऑफशोर कंपनियां बनती थी, BVI कंपनियां बनती थी, फिर कुछ टर्की के अंदर ये हालात ऐसे कारोबार रहे। अब को नई डेस्टिनेशन ढूंढी जा रही है, एक डेस्टिनेशन और जिस पे काम हो रहा है, वो भी बता देता हूँ आपको। वो अज़रबैजान और ये आपके रशियन जो स्टेट्स हैं ना सारी, वो बड़ा काम हो रहा है, वहाँ बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, किसी स्टेज पे आएगा, बड़ा पैसा यहाँ से मुल्क से बाहर गया है, तो दुबई के अंदर तो जा ही रहा है ना, ऐसे मुल्कों के अंदर भी किया है। अब इसे अगली एक नई डेस्टिनेशन भी आ रही है, वो भी बता दूँ, वही बता दें, चलें वो भी बताता हूँ आपको। वो है इसराइल। यानी अब जो यस, ये पैसा पहले अब अज़रबैजान लेके जाएंगे और उसके बाद इजराइल, यानी अल्टीमेटली डेस्टिनेशन जो आनी है ना इन सब की, से वो जो समझ रहे हैं, मैं नहीं कहता कि किस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं। देखिए मैं उसकी वजह बताऊं कि अब सेफ हेवन ढूंढ रहा है कहाँ है, जहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, जहाँ आसानी हो। तो पूरी दुनिया की नज़रें अब इसराइल के ऊपर है, और वहाँ जो बैठे काम कर रहा है, कभी सुना आपने वहाँ? आज पूरी दुनिया की इकॉनमी इसराइल कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ ये भी सोची बैठे हैं कि पता नहीं हम जाएंगे, कितनी दौलत की कितनी की ज़रूरत है, क्या होना है। ये जो अब इसराइल को तस्लीम होने की बातें हो रही हैं, ऐसे नहीं हो रही, इसके पीछे भी कहानियाँ निकल आएंगी सारी, ऐसा नहीं है वहाँ पर बैठ के। तो ये अब ये समझना है कि ये सारे जो लोग हैं, ये सिर्फ अपने पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। यार ये मुल्क में बहुत कुछ है यार, इस मुल्क को ले जाओ आगे। ये पैसा जो भारत, यानी मुझे दुबई के अंदर, आपको पता पाकिस्तान कितना बड़ा इन्वेस्टर है वहाँ पर, पाकिस्तानी गालबन चौथा बड़ा मुल्क है, यानी 10 मुल्कों में से अगर आ जाए तो पाकिस्तान से इतना, अगर ये पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात बहुत बुरे हैं, ये सत्यानाश कर दिया, आपका डॉलर यहाँ से नीचे आ गया, तो उसके बावजूद पाकिस्तान सबसे बड़ा इन्वेस्टर है दुबई के अंदर। अभी अज़रबैजान उस तरह के एरिया की नहीं आई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ भी हुई है, पैसा वहाँ भी गया है, कैसे गया है इनका काम था रोकना, नहीं रोक सकी ये मौजूदा हुकूमत नहीं रोक सकी, जो कि खुद शामिल रहे हैं, उनके लोग कई ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली शामिल रहे हैं। ये रोकना चाहते तो रोक सकते थे, नहीं रोक सके ये। और मैं जो अगली बात आपके सामने रख रहा हूँ, किसी स्टेज पे आ जाए किसान, पता नहीं मैं हूँगा या नहीं हूँगा, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये बात मैं आपके सामने बता दूँ, ये जितनी बातें आप मेरे साथ कर रहे हो, ये शायद अभी तक आपने किसी से मुँह से सुनी नहीं है। मेरी अपनी, चले मेरी गट फीलिंग है, मेरी रिसर्च है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने कई बातें ऐसी हैं जो वक्त से पहले कही हैं और बार बार दोहराता रहता हूँ। मैं जब ना पनामा वाला जो केस है ना, इमरान खान साहब तो बाद में आए थे इसमें, मार्च के अंदर लाहौर हाई, वो तो नवंबर की बात है ना, मार्च के अंदर केस पहले मैं लेके गया, नैब में कंप्लेंट दर्ज कराई, हाई कोर्ट आया, सिंगल जज से DB गया, DB ने एडजर्नमेंट की सितंबर में लार्जर बेंच बन गया था कि इस पर लार्जर बेंच बना दें, फाइलें दब गई, नवंबर में शुरू हुआ इमरान खान का वो केस। फिर उससे पहले ये सारी बातों को सामने रखते, मुझे आज बता दें, आपस में हम बैठे हुए हैं आज, क्या एवन फील्ड की मनी ट्रेल आ गई? बता दें आइए। तो देखा आपने कोई हाइड पार्क कैसे बनाया, कोई मनी ट्रेल आई है? बताया जा रहा है हम बड़े अमीर हैं, कबीर हैं, दादा अमीर है, नाना अमीर है, कहाँ है भाई वो दिखा दो दे, कभी कभी कौम के सामने इनकम टैक्स रिटर्न रख देना, डाटा रखे ना। फिर वो काजी फाइज ईसा इफ्तिखार है रखा,
तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार, उसकी बीवी के नाम पैसा जो यहाँ से गया, जायदादें खरीदी, चले वो तो मिल मिला के जैसा भी हो, केस तो ख़त्म हो गया उनका वहाँ पर स्टूडेंशियल काउंसिल में, क्या वो मनी ट्रेल आई आज तक? यानी इस मुल्क में ये लीडर्स को जवाब देना, ये सिरे महल सुनते रहे, स्विट्ज़रलैंड सुनते रहे, स्विट्ज़रलैंड में पैसा बिल्कुल गया था, करप्शन हुई थी। आज भी सोचे, आज पनामा लीक्स आया, नवाज शरीफ के अलावा बाकी केस क्यों नहीं हो सके? नवाज शरीफ बड़ी बातें करता रहा, करता पनामा लीक्स को एंड पे लेके जाता, क्यों नहीं लेके गया? वो मौका था ना पूरा उनके पास, गवर्नमेंट उनकी थी ना, तो लेके जाते हो। अब थी गवर्नमेंट उनकी, उसके बाद आपने दुबई लीक सुनी, बाकी चीज़ें कुछ काम किया किसी ने? यानी यार इस मुल्क में से पैसा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि यार यानी आप अंदाज़ा लगाएं, लोग लूट मार के खा गए, मेरा मुल्क आज भी कायम है, इसमें बड़ी आज भी ज़रखेज़ ज़मीन है इसकी, लेकिन कौन सोचेगा इस सारी बातों को? कौन सोचेगा? लोग फ्लाइट जा रही है, पैसा जा रहा है, बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं जा रहे? पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हर सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है। अगर कोई कारोबार करना चाहता है उसको कारोबार ही करने दिया जाता है, उसके लिए बड़े मसाइल पैदा किए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं तो आके आपको ऐसे हालात बनाने पड़ने हैं, और उसके लिए मैं ये 3.5 साल में समअप करते मैं वापस आपको उसी जगह लाता हूँ कि 3.5 साल में मुझे कोई एक बड़ा काम बता दें। हाँ जी, वो जी हमने जनाब बसें शुरू कर दी, हमने जनाब लैपटॉप दे दिए। लैपटॉप पुराना सा, बसें पुरानी हैं। कितने लोगों को बसें दे दी हमने? मेट्रो ऑरेंज ही आज का भुला नहीं जाता, 350 अरब रुपया लगा था उस वक्त जब डॉलर 100 रुपये था, जब डॉलर 100 रुपये था, 3.5। और उसका और आप देखें आज ट्रम्प की बातें कर रहे हैं, मैं उस वक्त कहता था, मैं उस वक्त बातें कर रहा था कि ज़रा गौर करें इस बात को सामने रखते हुए। अब भी वो बड़े बड़े अब क्या है इश्तिहार ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, गरीब कौम है, सैलाब आया हुआ है, ये जो अखबार इश्तिहारों पे दे रहे हैं, अब जो कि आपका ताल्लुक इस शोबे से है, कितने अखबार पढ़ते हैं लोग? 23 करोड़ में से, यानी मुझे अपने अखबार खरीदे और सो गया, आप अखबार खरीदते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 2%, 1 से 2% लोग, तो 2,30,000 और 2,30,000, 4,60,000 लोगों के लिए अरबों रुपए के इश्तिहार। मेन स्ट्रीम के चैनल कितने लोग देखते हैं? असल सोशल मीडिया का दौर है, समझता ना? यानी ये सारा कुछ आखिर हो रहा है ना क्या? यानी अल्टीमेटली रिजल्ट बताया ना क्या हुआ? लैपटॉप दे के, एक छोटी सी मिसाल लेने चले, लैपटॉप दे दिया आपने, मैं यूके 9 महीने रहा हूँ, मैं वहाँ सिस्टम समझता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं। वो अपने मुल्क का टैलेंट इकट्ठा करते हैं, टैलेंट को ट्रेन करते हैं, उस मुल्क के लेके जाते हैं, और ये तय करते हैं कि आप फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे मुल्क के अंदर। उनको उठा के इतना ऊपर ले गए, बजाय वो टैलेंट खरीदने के लिए वो माइंड देते हैं, इनोवेशन देते हैं। आपने तो यहाँ बंद करके, बैन लगा के, फायरवॉल लगा के क्या किया? आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन एंड आई सी कि व्हाट यू होप एंड एस्पायर फॉर द कंट्री। लेकिन मेरे इस सारे जो एनालिसिस के अंदर ना एक कोर पॉइंट है, मतलब ये सारा जो हम डिस्कस करेंगे सारा इफ़ेक्ट है, इसकी जो कॉज है उस पर शायद हम बात नहीं करें। आपने कहा कि सिंस द एरा, पहले उस टाइम कम टाइम दिया गया, फिर 3-3.5 साल का एरा डिफ़ाइन कर दिया गया, फिर आपने उसके बाद क्या इन्होंने निकाल दिया गया, ले आए। मतलब ये सारी बातें बड़ी कैजुअली हो रही हैं। मेरा सवाल यहाँ पे सादा से कि एक जमहूरी निज़ाम के अंदर ये कौन डिसाइड कर सकता है कि इस हुकूमत को 3.5 साल बाद हमने हटा देना और ख़त्म कर देना है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो। ये डिसीजन जो है, ये कॉज जो है, इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, रादर देन कि हम बड़ा कैजुअली कह रहे हैं कि हाँ ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये 3.5 साल बाद ख़त्म कर देती है और अब इस हुकूमत को भी ख़त्म करने लगी। अच्छा, इसकी मैं वजह आपके सामने बताऊँ। मैंने बड़ा बारीक से सोचा इस बात को। देखिए, एक शख्स इमरान खान आया और उसने एक बयानिया जो दिया सामने लेकर आया, वो एक डिफरेंट नरेटिव दिया उसने। मैं ये नहीं जाऊँगा किस ज़ात पे बात की, किसके, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं तो सिर्फ बताऊँगा एक नरेटिव बिल्ड किया उसने। नरेटिव आगे हालात और वाक़यात आपके सामने आ गए। वो जो इस सिस्टम की पैदावार सियासी जमातें थी, बिशमूल पीपल्स पार्टी जो कि एक लेफ़्ट की जमात थी,
लेफ्ट की जमात थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से। आज वो कहाँ खड़ी है लेफ्ट की जमात। एक टाइम ऐसा था, यानी मैं पुरुमीद था। 2022 में फैसला मैं आपके सामने रख दूं, इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया शहजाद अकबर की जगह लगाने के लिए। मेरी 22 मिनट की मुलाकात हुई। 16 दफ़ा मुझे वन मैन आर्मी कहा, बड़ी बातें, मैंने बड़ी डिटेल डिस्कशन की। जब इनोवेशन और चीज़ें डिस्कस हुई तो उसने कहा तूने दफ्तर नहीं छोड़ना, आज ही तूने ज्वाइन करना है। मैंने कहा जी नैना जी, मैं तो मेरा ओढ़ना बिछोड़ना वकालत है, मैं को प्रॉपर्टी डीलर, मैं खाऊंगा कमाऊंगा कैसे, मैं यहाँ आ जाऊँ, मैं तो नहीं कर सकता ये सारा कुछ। या सही। उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि जुमे का था, पीर तक तुम्हें टाइम है। मैं उन कहानी में नहीं जाऊँगा। मैंने उनके ज़ाती नंबर पे मैसेज किया निकलते ही बाहर, मैं कहा जी आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रॉम मंडे। मुझे बाहर फ़ोन अंदर पड़ा था, बाहर निकला तो मुझे फ़ोन आ गए, मुबारकें शुरू कर दी बड़े लोगों ने, करता था लोगों ने। मैं बड़ा हैरान गया, इनको कैसे पता चला। ये मुलाकात तो इतनी खुफिया थी कि ना मिलिट्री सेक्रेटरी था ना आज़म खान था मीटिंग के अंदर। जब मैंने मैसेज भेजा तो ठीक 2 मिनट फ़ोन आ गया कि आपने खान साहब के पर्सनल नंबर पे मैसेज क्यों किया। अच्छा। मैं फिर समझ गया वहाँ मामला सारा। मैं क्या ये अब असा हूँ तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। मैं क्या नहीं, ये हालात जो आपने खान साहब के पर्सनल नंबर पे मैसेज किया था, यस, उसका भी एक्सेस था। वट एवर इट इज़, आई डोंट नो वाई ही केम टू नो। और वो खान साहब के करीबी बंदा ही है यार, तो मैं हैरान था इसको कैसे पता लग गया। मैं तो हैरान इस बात पे था। इंटरेस्टिंग। वाई वाई यानी शहजाद अकबर ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, बोल अच्छा लेता था, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि अकेला इमरान खान नहीं कर सकता था। उस टीम की बहुत से लोगों ने काम किया, बहुत से लोगों ने कुछ नहीं किया। यानी क्वेश्चन बड़ा वाज़ेह है कि एक टाइम ऐसा आया था कि इमरान खान ऐसी जगह ले आया था, यहाँ से अब सियासी जमातों को इकट्ठा हो जाना चाहिए था। आप सोल्यूशन की तरफ बात कर रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो तबाही बर्बादी का था। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का को फेज़ और था। दोबारा 2.0 की बात कर रहा हूँ, किसी और शेप में। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पीछे भी शरारत थी। क्या शरारत थी, चलें ये भी बता। यानी इमरान खान जब इतना पास लाए थे, जमातों के इकट्ठा नहीं होना चाहिए था क्या? होना चाहिए था ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। नाम कुछ और रख लें, चार्टर ऑफ ये पाकिस्तान। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में देखें नुकसान क्या था। निगरान सेटअप किसने बनाना है, जाने वाले और आने वाले, मिली भगत थी ना कि पीपल्स पार्टी जाएगी, नून लीग आ जाएगी, नून लीग जाएगी, यही होता है। तारीखी तौर पर देख लें आप, इलेक्शन कमीशन जो है वो जाने वाला आने वाला लगाएगा, निगरान सेटअप वही लगाएगा। समझ रही है बात को। चेयरमैन नैब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कौन लगाएगा, जाने वाला अपोजिशन लीडर। और ये सारा अब देखे ना, अगर इन्होंने ये सारा कुछ सिस्टम किया था, सारा इन्होंने किया था, पर आते ही इन्होंने सारा कुछ बदल दिया। तो मैं समझ गया था कि ये कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, ये ज़मीन बोस हो गया, ख़त्म हो गया, सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब इन्हें समझ आ गई हम एक्सपोज हो गए हैं। एक शख्स ने एक्सपोज इतना कर दिया है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं बचा सकता। आज वो 18वीं तरमीम के बड़े हामी थे, बहुत हामी थे, बड़ा क्रेडिट लेते थे। आज 27वीं तरमीम की बात हो रही है, 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। कहाँ है वो कहाँ है वो क्रेडिट लेने वाले बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी। तो ये एक टाइम ऐसा है कि यहाँ बैठकर इन्हें इकट्ठा होना चाहिए, इन सियासी जमातों को एक टेबल पे आना चाहिए, तय करें, ज़ातियात को माइनस कर दें, अपने ज़ाती बेनिफिट्स को माइनस कर दें। और इस्टेब्लिशमेंट का जो इन्फ्लक्स है, रोल है, इन्फ्लुएंस है, उसकी बात कर लें। हाँ बिल्कुल। और मैंने नहीं ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई एतराज़ होगा इस बात के ऊपर भी। इस्टेब्लिशमेंट को तय करेंगे भाई हम देखें ना, अब इस्टेब्लिशमेंट कहाँ सोचती है, जहाँ वो सोचती है, जो नैरेटिव बनाती है कि करप्शन कर दी, मुल्क तबाह कर दिया, इनके इंडिया से ताल्लुक़ थे, इनके उससे ताल्लुकात थे, वहाँ उठना बैठना था, यही बातें होती है ना, यही सुनते रहे ना सारी कहानी। चलो, आने का नैरेटिव बनाती है इस्टेब्लिशमेंट। ये कहानी सुनते रहे ना, ठीक है। तो ये कहानियाँ बहुत हो गई हैं अब, तोता मैना की कहानियाँ बहुत हो गई हैं। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है ना, तो आप बैठ कर सोचें, तय करें। इस पर एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, इस पर जुडिशरी भी बैठे। यानी आज मैं बड़ा शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। यानी आज देखें ना, आज मुल्क कहाँ खड़ा है यार, आज डॉलर कहाँ खड़ा है,
एक्सपोर्ट आपकी कहाँ रह गई हैं, फॉरेन अकाउंट्स की क्या, फॉरेन डेप आपका जो रनिंग करंट अकाउंट का खसारा है वो कहाँ पहुँच गया है। FDI डिक्रीजिंग है। आप अगर GBD देखें इस मुल्क की, GDP देखें कहाँ पहुँच गई है। जरा गौर करें इस बात को, किस तरह करना है यार। इसको किसी ना किसी ऐसे लोगों ने आगे इकट्ठा करना है जो इस को ले चले। ये टाइम है ऐसा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सितंबर बहुत अहम है। अगर सियासी जमातें आज ना इकट्ठी हुई तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत पीछे चला जाएगा। और मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि आपने कहा सितंबर बहुत, ये सितंबर जो बहुत अहम है, इसका कोई 27वीं तरमीम से लिंक, एक तो इमरान खान से हवाले से लिंक होगा इनके इकट्ठे होने से, उसके अलावा क्या 27वीं तरमीम, नई प्रोविंसेस से लिंक, कुछ सदारती निज़ाम से लिंक, इन सारी चीज़ों से भी कोई लिंक हो सकता है? मैं जो 27वीं तरमीम का आगे देख रहा हूँ कि तमाम मॉडल फेल हो गए। हाइब्रिड प्लस भी फेल हो गया, कोई इसको समझे ना समझे, मैं समझता हूँ फेल हो गया। हाइब्रिड रजीम भी फेल होगी, हाइब्रिड प्लस भी फेल हो गया, सब फेल हो गए। इन दोनों में फ़र्क किस तरह करते हैं? देखिए हाइब्रिड में तो सिर्फ सिंपल सा था ना कि आप अगर पीछे भी बैठे थे ना तो सिविल ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर रही थी सारे निज़ाम को। ठीक है, चलाने वाले वही होंगे, लेकिन आगे चेहरे मोहरे जो थे ना वो इस तरह के लोग थे। अब हाइब्रिड प्लस में क्या कि चेहरे मोहरे में भी वही आ गए, कई जगह पर वही लोग आ गए और वो आगे रहा, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। मैं आज समझता हूँ वो भी नाकाम हो गया, वो रिजल्ट नहीं दे सका। ठीक है, आप रिजल्ट लेके देना, रिजल्ट कैसे लेना है? ठीक है। तो 27वीं तरमीम, 27वीं तरमीम का देखें ना, एक तो ये है कि बड़े सूबों को कंट्रोल करना ज़रा बड़ा मुश्किल है। यानी कमो बेच जो है ना, मुल्क अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो सूबे, छोटे सूबों में बैठ कर चीज़ों को यानी कंट्रोल करना में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, बाकी चीज़ों को यानी वो ये सोची बैठे हैं। मैं छोटे सूबों का हामी हूँ, अगर मुझसे मैं भी हामी हूँ, बिल्कुल हामी हूँ। मैं तो खुद छोटे सूबों का हामी हूँ। यानी पंजाब का इतना बड़ा सूबा सर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कोटली से लाहौर आए तो क्या आप इतना लंबा अरसा? यानी ये छोटे सूबे के कम से कम उसको कंट्रोल करना, कुछ थोड़ा शायद करप्शन कम हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या असूल है, हमारे यहाँ जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो अब करप्शन बढ़ती जाती है। अब इख्तियारात ज़्यादा लोगों में आ गए। पहले 10 लोग इख्तियार करते थे इस्तेमाल, अब 1000 बंदा इस्तेमाल करेगा, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ चूज़ कैसे करना, लोगों को किस तरह लेके आना है, ये बड़ा एक मुख्तलिफ सवाल है। 18वीं तरमीम के ज़रिए आपने वफाक से चीज़ें लेकर सूबों को दी। वो समझते हैं कि सूबे बहुत आज़ाद खुद मुख्तार हो गए, वो इसको वापस लाना चाहते हैं। वो चाहती हैं कि नहीं, वफाक का कंट्रोल भी ऊपर रहे, सूबे भी उतना काम करें जितना कर सकते हैं, लेकिन जितनी ऑटोनॉमी मिली है वो कम हो जाए। हाँ या डेफिनेटली। 27वीं के अंदर 18वीं तरमीम की वापसी होनी है। 18वीं तरमीम के इम्पैक्ट को ख़त्म करना है। इम्पैक्ट को ख़त्म करना है, यानी वापसी से मुराद मेरा यही है ना कि इम्पैक्ट ख़त्म करना है। नया एक सेटअप लेकर आना है। जुडिशरी जो है, जब सूबे कम होंगे तो कोटे भी कम हो जाएंगी, कोटे ज़्यादा हो जाएंगे, सॉरी सूबे बजाय एक लाहौर हाई कोर्ट के, फ़र्ज़ करें लाहौर शुमाली डिवीज़न, लाहौर जनूबी डिवीज़न, मुल्तान शुमाली डिवीज़न, और ये 26वीं तरमीम वाली जो जुडिशरी है उसने ऑपरेट करना है। हाँ, लूली लंगड़ी वही होगा ना। यानी वहाँ की अपनी हाई कोर्ट होगी, नए लोग लगाए जाएंगे और कोशिश यही होगी कि उन सूबों का अपना ही एक सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर एक फेडरल कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात हो रही है वो होगा। यानी वो निज़ाम के ऊपर ग्रिप ज़्यादा करना चाहते हैं। उनका अपना नुक्ता नज़र होगा, अपना तरीक़ाकार होगा, अपनी जगह बात है। बड़ी डिफेंसिव स्टेटमेंट दी आपने। देखिए मैं डिफेंसिव की बात नहीं कर रहा, मैं बताऊँ आपको, ये जितने तजर्बे हैं ना, ये तजर्बे नाकाम हो चुके हैं। ये जो भी आप करें, आप सिद्धार्थी निज़ाम भी ले आए, जनरल ज़िया-उल हक का दौर भी देख लिया आपने, वो भी कामयाब नहीं हो सका किसी तरफ भी। और उसकी बुनियादी वजह जो है ना कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ और मेरिट नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है ही नहीं। अकाउंटेबिलिटी अगर कर ली एक दौर के अंदर, आपने हर दौर को उठाकर देख लें, ज़रदारी के नाम पर क्या लगता था, नवाज शरीफ के नाम पर करप्शन के कितने केसेस थे, 56 कंपनियाँ, शहबाज शरीफ ने क्या क्या कुछ किया हुआ था। सर 16 अरब की उनके ऊपर FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जिस दिन उन्होंने वो उठाई थी। छोड़ दे, ये 350 आप गौर करें ना ये सारी चीज़ों को, कि सारी चीज़ें वहीं के वहीं क्या हुआ। क्या आज वो आज दूध आए हुए हैं, आज जो है उसे शरीफ कोई नहीं है, आज समझ थे। और कमाल की बात है, उनकी जदादें देखें, उनका रहन सहन देखें, उनके अगर आप सिर्फ जूते देख लें, अगर बैग देख लें उनके, आपके गरीब आदमी तो है, आप चलें फ़र्ज़ करें एक अच्छा कारोबारी आदमी भी हो, मैं बड़े बड़े कारोबारी लोगों को जानता हूँ, पर मैंने इस तरह के जूते और कपड़े पहनते नहीं देखा, ना मैंने इस तरह के पर्स देखे हैं उनके। ठीक है, मैं बड़े बिलियनर्स लोगों की बात कर रहा हूँ जो अरबों रुपये में खेलते हैं। एक आदमी मेहनत से पैसा कमाता है ना, तो उसका दिल नहीं करता कि ज़ाया करे, फजूल खर्ची करे। हमारा दीन कहता है फजूल खर्ची नहीं करनी,
लेकिन हम ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा ये मैं फ़र्ज़ करें यूरोप गया हूँ या यूके गया हूँ, तो यहाँ वहाँ का एमपीए ऐसे बैठा, मिनिस्टर ऐसे मुलाकात होती है। वहाँ के जजों की मैंने बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं, बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं देखी मैंने, उनका रोब और दबदबा नहीं मैंने देखा। मैं कई जजी से मेरी मुल्ले हुए, नॉर्मल से हालात होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी ऐसे ही है जैसे ऐसे ही है, यानी ऐसे आप मेरे सामने बैठे होंगे, उनके इंटेलिजेंस के लोगों से मुलाकात मेरी अगर हुई तो वो ऐसी ही है, पता ही यानी ये नहीं है कि बड़े बड़े बाबू है, बड़ा बड़ा कुछ रखा हुआ, बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो नहीं है। और ये उनकी कामयाबी का राज है कि पीपल ओरिएंटेड है। उन्होंने ये जो है ना वीआईपी कल्चर, उन्होंने इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया। ये वीआईपी कल्चर का कॉन्सेप्ट है, ये मुस्लिम ममालिक में ज़्यादा है। शांज़लीज़े पे कौन फिरा करता था? सद्दाम का बेटा फिरा करता था, याद है। और हमारे मुसलमान मुल्कों में जो शाह हैं, आज भी अगर उठाकर देखें, शाह खर्चियाँ उनकी देखें, अगर गौर करें, क्या आपने इस तरह की शाह खर्चियाँ किसी चलें बरतानिया के कितने सदरों की देखी इस तरह की शाह खर्चियाँ? बाद में लाइव देख लें उनकी, अमेरिका के सदर, फ्रांस के सदर की बता दें, जर्मनी के सदर का बता दें आप। अब ये कहाँ है? ये किस जगह है? रियासत पाकिस्तान में है। उम्मत मुसलमा के सुप्रीम लीडरों के पास हैं ये चीज़ें। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, अगर हम कहते हैं कि ये सिस्टम भी ख़राब है और ये मौजूदा निज़ाम भी ख़राब है, नहीं चल रहा, हमें ऑप्शन के तौर पर इमरान खान नज़र आते हैं, लेकिन जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये भी कहते हैं कि मौजूदा जो इकनॉमिक हालात इतने ख़राब हुए हैं वो इमरान खान की सेल्फिश इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी। जब उनको पता चल गया था मेरी कुर्सी चली गई, ये उन पर क्रिटिसिज्म लाया जाता है, IMF के हवाले से हो या कुछ भी हो, या डॉलर के हवाले से हो। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं उनकी एजिटेशन की जो पॉलिटिक्स है उसका भी एक मसला, इंस्टेबिलिटी के अंदर उसका बहुत ज़्यादा रोल है, मतलब कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी चाहते हैं। ही स्टिल इज़ नॉट एक्चुअली अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट, बट ही ओनली वांट्स कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मेरी मर्ज़ी के लोग लाओ, मुझे हुकूमत दो, फिर चला लेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी है कि तहरीक इंसाफ को मैं कहता हूँ कल हुकूमत दे दो, इकनॉमिक प्लान क्या आपके ख्याल में इनके पास है? देखिए, क्या फ़र्क होगा? देखिए, एक बात मैं आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ, एंड वन थिंग इज़ वेरी क्लियर इन माई माइंड, ओके, इफ़ यू आर डिसाइडेड टू गो विद द विंड, टेक अप द हिस्ट्री। इमरान खान के दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए थे, मौलाना फजलुर रहमान डंडा फोर्स लेके सारा कुछ। ये एजुटेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो पीटीआई ने तो उस तरह की एजुटेशनल पॉलिटिक्स की ही नहीं, उसे तो घर से निकलने नहीं दिया गया, उसे तो एहतजाज करने नहीं दिया गया, यानी उसको डंडे के ज़रिए रोका गया। और यही वजह है, यही मैं समझता हूँ ये मसाइल थे कि अवाम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रही है, बॉयल अप होते रहे लोग। देखें ना, अगर वो एहतजाज होता भी, करते भी रहते आप, हमारे यहाँ क्या मुझे बता दें, जलसे जुलूस एहतजाजों से हुकूमतें को गिरी आज तक? कोई एक हुकूमत बता दें, नहीं गिरी। तो ये तो बस पॉलिसी मेकर हैं जो भी है, सिविल हुकूमतों को सोचना चाहिए था, इनका काम ये था। तो एजिटेशनल पॉलिटिक्स मैं नहीं समझता। मैं मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें इमरान खान की एजुटेशनल पॉलिटिक्स कितनी की रही है, कितनी धरने दे दिया आपने, उस दौर पुराना छोड़ दें आप, आज इस दौर में बताएं मुझे कितने का कि आपने ब्लॉकेज कर ली, क्या 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 कुछ कर लिया आपको। तो आप यहाँ तो नज़रबंदी की ऑर्डर देती रही, 144 का निफाज इतना, लोगों को घरों से उठा के, यानी ये मॉडल आपने जो कोई मॉडल बनाया आपने, इस मॉडल का आज रिजल्ट देखे ना, इस मॉडल का रिजल्ट क्या मिला आपको? एट द एंड ऑफ द डे आप खड़े कहाँ हैं? खड़े कहाँ हैं? ये देखें ना, अगर सिविल हुकूमत ये बहुत इंटेलिजेंट होती, कोई ज़हीन होती, तो ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठती है ना। एस्टैब्लिशमेंट देखो ना, एक चीज़ ज़हन में रखें, एस्टैब्लिशमेंट ने तो तरीका ये है, कोई जो रियासत है ना, वो रियासत तो सख्ती करेगी, रियासत ने कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकालना होता। दरमियानी रास्ता हमारी आपकी सिविल हुकूमत ने निकालना होता है, आपके सियासी लीडरों ने निकालना होता है। और यहाँ कहतो रिजाल है। कैसे कहतो रिजाल है? कोई नवाबजा नसरुल्लाह है आपके पास इस वक्त, या हज़रत शाह में नूरानी है कोई आपके पास, या मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी हैं आपके पास, या जतोई साहब हैं आपके पास, या काजी हुसैन अहमद है आपके पास? बताए ना, कोई बंदा ऐसा नाम ले दे मुझे, कोई जो इस तरह के मुश्किल लाते तो उनमें से निकालने, कोई जोड़ने की बातें क्या करता था। हमारे मान लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त रवैया है, लेकिन उसको करीब लाने के लिए किसी ने कोशिश की? किसी ने कोशिश की? इन सिविल गवर्नमेंट का काम ये था।
कि ये कन्विंस करते, बात करते कि यार इसका हल कैसे निकालना है। जो कुछ होना था वो तो अब तो ये तो ब्लेम करते रहे कि खान साहब नहीं हमसे बात करने के लिए बात राजी देखिए, होते थे। मैं एक बात याद रखूँगा, हमेशा याद रखिएगा, ड्राइविंग फोर्स हमेशा ताकतवर लोग होते हैं। ताकतवर लोग, अगर आप ज़बरदस्ती काम करना चाहें ना, तो अब वो दौर नहीं रह गया है। फिरौन आया चला गया, अफलातून आया चला गया, कारून आया, दौलत थी उसके पास इतनी, वो भी चला गया। पाकिस्तान में ज़ियाउल्लाह का आया, सख्त तरीन दौर था, चला गया। अब तो कोई ज़ियाउल्लाह के दौर को याद भी नहीं करता उस तरह से। मुशर्रफ का दौर सख्त आया, चला गया। गौर करें ना इस बात को। वो जो एराज जिस तरह भी हैं, ये एक एरा ऐसा है कि इस एरे में मैं जो एक नतीजे पे पहुंचा हूँ, यार एक जगह सबको बैठना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, आपको बैठना पड़ेगा। आपको एक ड्राइविंग फोर्स ऐसी बनानी पड़ेगी। तो आप उस टाइम उम्मीद लगा रहे हैं जिस टाइम उन्होंने 2 साल बाद रीमा खान के 2 बच्चे उठा लिए 9 मई के केसेस के अंदर, कब बैठेंगे, कब बात होगी? देखिए मैं बताऊं, यहाँ कसूर सिविल गवर्नमेंट का है, माजरत के साथ, माजरत के साथ। इस वक्त डिक्टेटर तो नहीं है ना, सिविल हुकूमत है ना। ये छोड़ दें ऑपरेशन, अब रजीम प्लस चल रही है, ठीक है ना, हाइब्रिड रजीम प्लस चल रही है, हाइब्रिड प्लस चल रहा है, ये छोड़ दें। ये जो आपके दहशतगर्दी के जो लोग हैं, सारी फोर्स है, ये तो आपके अंडर है। आप रोक सकते थे, आप ये गिरफ्तारी का ना कर सकते थे। आपके ऑफिसर जो वहाँ गए हैं नहीं, कैसे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं जाती तौर पे मैं एक्सपीरियंस मैं अभी मैं ज़रा इस पे आऊँ, फिर मैं दूसरी तरफ आता हूँ। बात आज चले आए। उस तरफ पहले तो बात ये समझिएगा कि ये सिविल गवर्नमेंट आगे कुछ कर रहे तब है ना। अब एक नौकर या मुलाजम या बावर्ची क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता जब साहब ने फैसला कर ली। अब साहब कोई भी है, साहब तो मैं बैठा हूँ ना, ठीक है, मेरी दोस्तियाँ बड़ी हैं, मैं भी किसी को जवाब दे हूँ, लेकिन साहब तो मैं ही हूँ ना। कुछ फैसले तो मुझे करने हैं ना, मुझे तो कुछ तो फैसले करने हैं। मैं ये समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस सारे मसले में इन बच्चों को उठाने की, कोई नो नीड एट ऑल। उसकी वजह ये है कि आपके जितने हरबे थे वो आप पिट चुके हैं, वो आप मुश्किल हो गया। और डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल या बाकी चीज़ों का प्रिंसिपल सारा जो है वो किसी एक मंतकी अंजाम की तरफ जा चुका है, वो आपके हाथ से। इन लोग बच्चों को उठा के और नेगेटिव चीज़ें कही आपकी तरफ, ठीक है ना। इमरान खान का आपने जो बयानियाँ बनाई है, चलें फ़र्ज़ करें आप इनको पकड़ लेंगे, कर लिया आपने, रिमांड ले लिया आपने, ट्रायल चलाना शुरू कर दिया, इससे इमरान खान को बाहर आने तो नहीं रोक सकेंगे ना आप। ये दोनों चीज़ें लिंक्ड नहीं है। तो प्रेशर टैक्टिक क्यों किया गया फिर? प्रेशर टैक्टिक इसलिए किया कि अब डाउट है कि ग्राउंड पे कोई, और मैं ये बात आज से नहीं कर रहा, अप्रैल से कह रहा हूँ कि सितंबर होगा। अब आने वाले बार बार आपने सितंबर का है, मैं हमेशा सितंबर में आज से नहीं कह आने लगा हमारे सर पे है। और उसकी वजह देखिए, मैंने ये बात उस वक्त कही थी कि इमरान खान की ज़मानतें जो है ना ये छुट्टियों में ही होंगी, ये तो अगस्त में हो गई ना, केस लगा लिया। 190 मिलियन पाउंड जो है वो मुश्किल है सितंबर पूरा गुजारे, आप सितंबर में ज़मानत हो जानी है, फिर केस को नहीं रह गया इमरान खान का। आप कितना गरसा रखेंगे? औरत सारे फंस चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी फंस चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फंस चुकी है माजरत के साथ। क्या करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखे ना कैसे फंसी भाई, अब आगे करना क्या है? ये सारे मामले को अगर चला सकता है एक ही शख्स है, उसका नाम इमरान खान है। बाकी पार्टी ठीक है, सारे अपने तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर सके जो वो अकेला कर सकता है। और तारीख हमेशा एक आदमी ने बदली है, वन मैन, एक आदमी, वो आज बाहर आ जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ क्या होगा, आपको आप सोच फैमिली में। यही तो खतरा है, इसीलिए तो आने इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो आने नहीं दे सकते। सितंबर में ना ये चीज़ें आर या पार होनी है, या तो ये किसी मंतकी जाम की तरफ जाएंगी, या और सख्ती होंगी, या कुछ वापस आएंगी। 3 है, वेरी इंटरेस्टिंग। या सख्ती की तरफ जाएंगी, या वापस आएंगी, या बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये 3 ही, और चौथा और कोई कुलिया नहीं है। और मैं महसूस यही कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन यही है कि बड़ा मुश्किल है चीज़ों को। तो अब एक वजह तो ये भी लेना चलें,
इमरान खान की 9 मई से तवज्जो यानी बेल हो जाने से ना कि 9 मई का बयानिया मर रहा था। अब उसको 12 के 12 केसेस में होगी ना। 4 में तो पहले करवा ली थी, 8 में ये होगी। और ये 8 में भी अगर देखा जाए तो रिमांड के टाइम पे मैं गया था 15 जुलाई 2024 को, मेरी बर्थडे थी उस दिन। अच्छा, मैं को रात 10 बजे तक वहाँ रहा था जब रिमांड कर दिया था। इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पे लेके आ रहे थे। अब वो 9 मई को ज़िंदा भी रखना है ना, तो 9 मई को ज़िंदा इसी तरह रखना। और मैं आज भी समझता हूँ, मेरा ये साहिब मशवरा यही है, मैं आज से नहीं कह रहा, मैं 5 जून 2023 से कह रहा हूँ, जब मैं लंदन में था। जब मैं दोबारा लंदन गया, मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा इसमें एमनेस्टी दे दें, आप माफ़ी दे दें कौम को, 9 मई में माफ़ी दे दें। सर सबसे बेहतर चांस तो ये जब आपके 9 मई में भारत से हमला हुआ उस टाइम दे देते, इससे अच्छा चांस ही नहीं आना था। मैं तो तजवीज़ यही कर सकता हूँ, इससे अच्छा चांस तो था ही। मैं तो तजवीज़ आज भी यही तजवीज़ करूँगा कि वहाँ बैठ कर ना, देखिए अब लोगों को समझ आ गया है, यानी ये कहें कि कल कोई चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, कल कोई आगे सामने टर्की जैसा कोई मॉडल या श्रीलंका, वो तो हाँ तो हम पकड़ेंगे, तो पकड़ेंगे, ठीक है ना, वो मुझे नज़र नहीं आता। यानी ये जो सोची बैठे हैं ना, वो तो हो गया, सारा हो गया। यानी इनको आगे की तरफ अगर लेकर जाना है तो यहाँ आपको ये सोचना चाहिए। ये मेरा नुक्ता नज़र है, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, मैं अपने तरीके से बात करता हूँ। मैं आज भी समझता हूँ कि इन चीज़ों को अगर बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो ये सोचें कि ये कैसे किया जाए। बेहतरीन सर, इसी सवाल पे कंक्लूजन लेते हैं, लेकिन कंक्लूजन पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ मेरे जहन में आ गई है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो शुड द एस्टैब्लिशमेंट एंड द रूलिंग कोalition सेटअप बी वरिड, इनको कोई ख़तरा है? और देखिए, मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ, मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट को ख़तरा होना चाहिए मौजूदा सियासी जमातों को। मैं बताऊँ, सियासी जमातें तो देखें ना, डिलीवरेंस नहीं कर पाई। सियासी जमातों को तो ख़तरा है ही है, उन्हें ख़तरा रहना है कि हमने जो किया था हमारी ग्राउंड में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है। तैयारी पकड़े या नहीं? अच्छा देखें, ये तो जहन में रखना है आपको, सियासी जमातें आज भी, और ये मेरा साहिब मशवरा सियासी जमातों को भी, मैं आज भी ये कहता हूँ, आपने जो तबाही और बर्बादी करनी थी ना, कौम से माफ़ी मांगे, आप कर चुके हैं। आप मांगे कि हमने हमारे से गलती हुई है। कौम से माफ़ी मांगे? इमरान खान से? इमरान खान से तो माफ़ी मांगना बनती है ना, कौम से माफ़ी मांगना बनती है, इमरान खान से बनती है। अगर आगे लेके चलना है ना तो इसे यार कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा, वरना अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप, मैं और अगली बात बता दूं, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर तैयारी रखें अब बाकी सियासी जमातें भी। अल्लाह अकबर, सिद्के दिल से जो माफ़ी खान साहब ने मांगनी थी, ये तो गेम पलट गई है। एक साहब ने मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ आज बताइए, अब ये माफ़ी उल्टी हो चुकी है माफ़ी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, आपसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है और दिली दुआ है कि आपसे रब्ता रहे, क्योंकि अक्सर हो सकता है कि हमें फिर बुलावा तो आए तो याद रखिएगा। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।